7 अक्टूबर को जो इजराइल में हमला हुआ था, जिसमें सैकड़ों मारे गए थे, बच्चे तल दिए गए थे और महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार करके उनका अपहरण हुआ था, हजारों इजराइलियों का, यहूदियों का, तो वो क्या था? 9/11 जो ट्विन टावर्स को ब्लास्ट किया था ओसामा के हवाई जहाज़ों ने, तो वो क्या था? जो हमारे बच्चों का खून के प्यासे हो रहे हैं, जो हमारे नेताओं के खून के प्यासे हो रहे हैं, जो इनको बगैर 72 हुरों के जाना, हम लोग तो बड़ा दयालु समाज है हमारा, हमको उनको रोकना नहीं चाहिए। उन्होंने कौन सा जहर बनाने की कोशिश की? अरंडी का तेल और कैस्टर ऑयल सीड जिसको कहते हैं, उसमें रीसिन करके एक जहर होता है जो टेस्टलेस, ओडरलेस और ऐसा बिल्कुल कलरलेस पॉइजन होता है, और बताते हैं कि दुनिया में इससे ज्यादा घातक कोई जहर नहीं होता है। जिसने जो समझता है कि कानून से ऊपर है, आज तय हो जाए कानून ऊपर है या तुम ऊपर हो। अब आज इसका फैसला हो ही जाए आज, और ये हमेशा हमने किया, जहां रहा हूं आज इसका फैसला हो जाए कानून ऊपर है या तुम ऊपर हो। आपको अगर याद हो, अजमल कसाब की बहुत ज्यादा शिक्षा दीक्षा नहीं थी, बिल्कुल काला अक्षर भैंस बराबर। इन्होंने डॉक्टर्स को चुना, और एक डॉक्टर तो आप ये समझ लीजिए MBBS MD और जनरल मेडिसिन का स्पेशलिस्ट, बड़ी अच्छी उसकी हायर एजुकेशन थी। असामान्य होता है, आप सिंगापुर चले जाएं, आप इजराइल चले जाएं, आप रोमानिया चले जाएं, आपको सड़क पे एक भी पुलिसकर्मी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने कहीं थूक थाक दिया, डॉक्टर शाहिदा शाहीन की AK-47 स्विफ्ट डिजायर, तो इंटेलिजेंस फेलियर कहाँ से हो गया? ये जो पुलिस ने बरामदगी की है, कहीं अगर उसमें कामयाब हो जाते तो कितनी भयावह पिक्चर हो सकती थी। आप सुमित इसको देखिए, मैं इसको इंटेलिजेंस फेलियर बिल्कुल नहीं मानता हूं। और हिंदुस्तान में भी जो तकिया कलाम है, हमारे बेगुनाह नौजवानों को पुलिस तंग कर रही है, तो बेगुनाह नौजवानों को कंट्रोल में रखिए अपने मौलाना। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, NMF न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली में लाल किला के पास जब से ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आतंकवादी दिल्ली के लाल किला तक घुसे कैसे? आतंकवादियों ने इतने बड़ी तादाद में बारूद लेकर आए कैसे? इसमें किसकी फेलियर है, किसकी जवाबदेही है? यही जानने के लिए मैं यहाँ पर आया हूं। विक्रम सिंह जी मौजूद हैं, जो कि पूर्व DGP हैं। थोड़ा इनसे बातचीत करूंगा और समझने की कोशिश करूंगा कि इस पर सवाल भी उठाया जा रहा है, और यह भी कहा जा रहा है कि यह पूरी तरीके से जो है इंटेलिजेंस फेलियर है, पुलिस की नाकामयाबी है कि जिस तरीके से यह ब्लास्ट कर दिया गया लाल किला के सामने। इन्हीं विषय में बात होगी। सर, आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। क्या कहना चाहोगे आप? कैसे देखते हैं इस चीज को? किसकी फेलियर मानते हैं? क्योंकि लाल किला के सामने आकर इस तरीके से ब्लास्ट कराना, वो भी मोदी सरकार है, मोदी सरकार के रहते हुए भी इस तरीके का ब्लास्ट होना, कैसे मानते हैं इसको? सुमित, आपके सवाल का मैं सिलसिलेवार उत्तर दूंगा। तो 7 अक्टूबर को जो इजराइल में हमला हुआ था, जिसमें सैकड़ों मारे गए थे, बच्चे तल दिए गए थे और महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार करके उनका अपहरण हुआ था, हजारों इजराइलियों का, यहूदियों का, तो वो क्या था? 9/11 जो ट्विन टावर्स को ब्लास्ट किया था ओसामा के हवाई जहाज़ों ने, तो वो क्या था? ये मैं जानता हूं कि एक गंभीर घटना है, और इसके पहले सितंबर 2011 में फिदाइन हमला हुआ था, गेट नंबर 5 दिल्ली हाई कोर्ट, और जिसमें 15 हताहत हुए थे और लगभग 75 गंभीर रूप से घायल हुए थे। यह संतोष का विषय है कि उसके बाद आज तक कहीं नहीं हुआ। लेकिन मरता क्या न करता। जैश ए मोहम्मद का नाम आपने सुना होगा, अजहर मसूद का नाम सुना होगा, डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है संयुक्त राष्ट्र का, विश्व का घोषित, और अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसके परिवार के 10 लोग जहन्नुम रसीद कर दिए थे हमारी बॉम्बार्डमेंट से। तो अब जो होता है तिलमिलाया हुआ, बौखलाया हुआ, और अगर गली का गुंडा अपने गुंडई नहीं करेगा तो उसकी गुंडई समाप्त हो जाती है। अब जब नमाज जनाजा में लोग जा रहे थे, तो बताते हैं अजहर मसूद फूट फूट के रोया। जब फूट फूट के रोया, तो अब उसको यह भी दिखाना है कि हम खत्म नहीं हुए हैं, हम खल्लास नहीं हुए हैं, हमारे अंदर कुछ बाकी है। तो उसने 2 चीजें की यहाँ पर। एक तो व्हाइट कॉलर टेरर्स मॉड्यूल बनाए। पहले तो ये होता था कि मदरसा छाप, पंचर बनाने वाले, सड़क छाप, इनको कहता चाहे वो कोई भी हो, तो अब उनको न करके, आपको अगर याद हो, अजमल कसाब की बहुत ज्यादा शिक्षा दीक्षा नहीं थी, बिल्कुल काला अक्षर भैंस बराबर। इन्होंने डॉक्टर्स को चुना, और एक डॉक्टर तो आप ये समझ लीजिए MBBS MD और जनरल मेडिसिन का स्पेशलिस्ट, बड़ी अच्छी उसकी हायर एजुकेशन थी।
अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद, जितने भी डॉक्टर्स हैं एक्सेप्ट डॉक्टर शाहीन शाहिदा जो कि शायद सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज की पढ़ी हुई हैं, केजीएमयू में ने पीजीएम ने कानपुर के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाती थी। एक तो उनकी क्वालिफिकेशन देख लीजिए, जाहिर है यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास करके नौकरी मिली थी इनको, इन लेडी डॉक्टर को। बाकी जो 2 डॉक्टर थे वो भी इसी के अल फलाह यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज के थे। आपका दूसरा सवाल कि इतनी बड़ी विस्फोटक आई कहाँ से, जबकि कानून ये कहता है कि उसके ऊपर एमोनियम नाइट्रेट कंट्रोल एक्ट है कि कोई व्यक्ति इसके ऊपर 5 किलो से ज़्यादा खरीद और भंडारण नहीं कर सकता है। मैं फिर कह रहा हूँ, 5 किलो का खरीद फरोख्त और भंडारण नहीं होता है और उसका लेखा जोखा किया जाता है। एमोनियम नाइट्रेट एक बहुत ही खतरनाक एक केमिकल है और इसको और केमिकल्स के साथ मिला करके ज्वलनशील पदार्थ एरिया में, क्लोज्ड एरिया में जब किया जाता है तो विस्फोट होता है। सवाल ये उठता है कि 2900 किलो यानी लगभग 3 टन एमोनियम नाइट्रेट एकदम से जेब में रख के तो कोई ले नहीं जाएगा। ये जब ले जा रहा था तो जो मकान मालिक थे, आसपास के लोग थे, वहाँ की पुलिस थी, मैं उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद करता था कि इसको पता लगा लेंगे कि एक आदमी आप जैसे यहाँ घूम रहे हैं, आपके ऊपर नज़र कोई दूसरी नहीं जाएगी। लेकिन कश्मीर का या इस तरह का कोई आ जाए या चेन्नई का कोई आ जाए, एकदम से दिखाई पड़ेगा क्योंकि उसकी कद काठी बिल्कुल अलग होगी। तो जब किसी विचित्र कदकाठी, विचित्र नहीं कहूँगा लेकिन दूसरी कदकाठी का असामान्य व्यक्ति बोरों में भर के कुछ ला रहा है, तो क्या ये ज़रूरी नहीं था कि वहाँ का ग्राम चौकीदार, वहाँ के लाइसेंसदारान, वहाँ के पुलिस पेंशनर्स, वहाँ करके जो विलेज डिफेंस सोसाइटी है, इस बात की सूचना थाने को दें? थाने की क्या अपना कोई इंटेलिजेंस कलेक्शन का सिस्टम नहीं था? सीसीटीवी खंगालने की ज़रूरत नहीं समझी? ये चीज़ मैं समझता हूँ कि इसको हम और बेहतर कर सकते थे। अब आप आइए, फरीदाबाद से 40 किलोमीटर दूर गाड़ी भ्रमण कर रही है न्यू ओखलिया इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में, आज़ादपुर फल मंडी में, जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, और लाल किले के पार्किंग में ले जा करके मेट्रो गेट के सामने लगा करके इसने पार्किंग में खड़ा किया। 3 घंटे पार्किंग में रही, 6:48 पे निकलती है और 6:52 के ऊपर इसमें विस्फोट हो जाता है। ये चीज़ अगर हम सीसीटीवी के हम दावे कर रहे हैं, हमारा स्मार्ट कंट्रोल रूम है, सीसीटीवी की एक एक चीज़ें जिसमें कि हम समझ सकते हैं कि रेड फ्लैग हमने क्या किया है, और रेड फ्लैग अगर हमने किया है कि संदिग्ध मूवमेंट, स्लो मोशन में गाड़ी चल रही है और रेडिएटर उसका बॉनेट खोल करके उसके अंदर दोबारा उसको रिग किया है, तो हमें कम से कम एआई, मशीन लर्निंग और फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर से हमें पता लग जाना चाहिए था कि कोई चीज़ असामान्य है। और असामान्य होता है, आप सिंगापुर चले जाएं, आप इजराइल चले जाएं, आप रोमानिया चले जाएं, आपको सड़क पे एक भी पुलिसकर्मी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने कहीं थूक थाक दिया या कहीं जा करके आपने सड़क पे लघु शंका किया या किसी का आपने मोलेस्टेशन किया, ये मान के चलिए कि हम तो दावा करते हैं कि अगले चौराहे पे यमदूत खड़ा होगा प्रतीक्षा में, लेकिन वहाँ वाकई खड़े हो जाते हैं, वहाँ खड़े रहते हैं और आपकी जो है सेवा समिति ले जाके होती खातिर तवाज़ो और अच्छी तरीके से। तो मेरा सवाल वही है कि क्या आप मानते हैं इसको इंटेलिजेंस फेलियर है, ये पुलिस की नाकामयाबी है? ये इंटेलिजेंस फेलियर तो यूँ नहीं है। 28 अक्टूबर को जब ये डॉक्टर जो सहारनपुर में प्रैक्टिस करते थे, MBBS MD, और राथर, डॉक्टर राथर, ये वहाँ पे श्रीनगर में जब चिपका रहे थे जैश ए मोहम्मद के पोस्टर, उसी की बेसिस के ऊपर इनको चिन्हित किया गया और आकर के सहारनपुर से पकड़ा गया। इनकी निशानदेही पे AK-47 बरामद हुई, डॉक्टर उमर की AK-47 बरामद हुई, डॉक्टर शाहिदा शाहीन की AK-47 स्विफ्ट डिजायर। तो मैं इंटेलिजेंस फेलियर कहाँ से हो गया ये? आप ये समझ सकते हैं कि आप डे ऑफ द जैकॉल पढ़िए फ्रेडरिक फॉर्सिथ की, और उसमें आप देखेंगे कि वो जैकॉल जो हत्या करने आया था प्रेसिडेंट डिगॉल का, वो आगे आगे, पुलिस पीछे पीछे, और अंततोगत्वा इसके पहले कि वो कर पाता, पुलिस ने उसको निष्क्रिय भी कर दिया, लेकिन वो अपने से गोली चला दी थी जैकॉल ने। आप देखें कि जो अच्छे ऑपरेशन होते हैं और उसमें इतना फर्क होता है जितना नाखून और गोश्त में फर्क होता है। और इस केस में भी मैं यही कहूँगा, ट्रेल पे तो थे ही, मॉनिटर पे तो थे ही, लेकिन उसके बाद जब उसने कश्मीर पुलिस ने एक बहुत अच्छा एक ट्वीट किया था, यू कैन रन बट यू कैन नॉट हाइड। तुम भाग सकते हो लेकिन छुप नहीं सकते हो। ये कश्मीर पुलिस ने पहले से ही बता दिया था। ये ब्लास्ट कैसे हुआ? क्या बौखलाहट है ये ब्लास्ट?
देखिए, अभी तो हम कयास की बात करें, अच्छा। हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। हाँ। लेकिन जिसके पास 3 टन अमोनियम नाइट्रेट हो, वो कुछ जाकर के पोटलियां ले जाकर के, हालांकि 100 मीटर में बहुत भयावह ब्लास्ट हुआ, 9 लोग हताहत हुए, जी। चिथड़े परखचे उड़ गए गाड़ियों के, जी। स्टीयरिंग कहीं जा रहा है, मानव अंग कहीं जा रहे हैं। लेकिन अगर ये इनके पास जो भंडारण था, जो पुलिस ने बरामदगी की है, कहीं अगर उसमें कामयाब हो जाते तो कितनी भयावह पिक्चर हो सकती थी। आप सुमित इसको देखिए, मैं इसको इंटेलिजेंस फेलियर बिल्कुल नहीं मानता हूं, बहुत अच्छा काम था। लेकिन वही है कि जिसके 78% नंबर हैं, हम उम्मीद करते थे कि वो 99% या 100% ले आए। 100% तो नहीं आया, लेकिन डिस्टिंक्शन मार्क्स तो ले ही आया। मैं इस तरीके से आपके सामने इस चीज को समझाने की कोशिश करूंगा। अच्छा। इंटेलिजेंस फेलियर ये होता है जब पुलिस और इंटेलिजेंस, ये क्या जगह है दोस्तों, ब्लास्ट हो जाए और आप हाथ मलते रहें, आपके हाथ में कुछ ना हो। आज आपके हाथ में जितने बड़े ऑर्केस्ट्रा करने वाले हैं, आप कश्मीर से चलिए उत्तर प्रदेश आइए, आप यूपी में आ जाइए, आप अहमदाबाद चले जाइए, आप हरियाणा चले जाइए, एनसीआर चले जाइए, 5 स्टेट्स में एक साथ छापे, इतनी गिरफ्तारियां। मैं समझता हूं कि जितने डॉक्टर साहिबान हैं, उनके भाई, उनके बंधु, उनकी रिकवरीज, उनके हार्ड डिस्क, उनके मोबाइल फोन और संदिग्ध गाड़ी के बारे में जिन 4 लोगों ने गाड़ी को बेच खरीद फरोख्त की थी, वो सब लोग, डॉक्टर उमर तो बताया जाता है कि वो और बाकी लोग 72 हूरों के पास पहुंच चुके हैं। ये तो ठीक है, अब पहुंचे, ये तो हमारा इन्वेस्टिगेशन बताएगा। लेकिन बाकी सब तो पुलिस की गिरफ्त में है, उनसे पूछताछ चल रही है। अब आप ये, मैं उम्मीद नहीं करता, क्योंकि मैंने बहुत ऑपरेशंस किए हैं, कोई भी चीज अगर हल्की पुलिस ने दे दी प्रेस को, तो ये मान के चलिए कि वो उल्टी पड़ सकती है लेने के देने। क्योंकि हमसे ज्यादा आईएसआई और जैशे मोहम्मद के कार्डर्स उनको पढ़ते हैं। और आपने जितना देख लिया, ये तो आप समझ ही सकते हैं कि आपके व्हाइट कॉलर स्लीपर सेल्स, व्हाइट कॉलर मॉड्यूल्स, भंडारण के तौर तरीके जिससे कि शक न हो। और क्योंकि डॉक्टर्स जाके अपना गुडविल बनाते हैं, डॉक्टर आथर ने तो सहारनपुर में निकाह भी कर लिया, ये अपना गुडविल बनाने के लिए। और इसके बाद अब आप इधर आ जाइए, लेडी डॉक्टर को भी शामिल कर लिया। बताते हैं कि डॉक्टर उमर की ये महिला मित्र भी थी, अब क्या थी क्या नहीं थी ना, हमारे लाइन की सामने आ रही है गर्लफ्रेंड, हमारे लाइन की चीज ये है कि आखिर ऐसा आपने क्या एक दूसरे में देखा कि आप आए। अगर एक दूसरे में ऐसी आपने विभूति या ऐसी प्रतिभा देखी, तो मैं जानना चाहूंगा, डॉक्टर शाहीना बताएं, क्योंकि वो इतनी हाईली क्वालिफाइड थी, शादीशुदा थी, तलाकशुदा हो गई। इसमें इन्होंने चरमपंथी में क्या देखा? इस चरमपंथी में उन्होंने ऐसे कौन को देखा? उन्होंने मित्रता ही नहीं की, उन्होंने अपने डिजायर में एक मिंट कंडीशन में AK-47 भी रखी है। बिल्कुल। अब हम आते हैं इंटेलिजेंस फेलियर की बात। अहमदाबाद में एक और डॉक्टर पकड़े गए हैं जिन्होंने चीन से MBBS किया। तो जाहिर है कि चीन से MBBS करना खर्चे पे आता, मुफ्त में तो होता नहीं। जब चीन में MBBS किया, तो मैं वही कहूंगा, क्या काबुल में गधे नहीं होते हैं? चीन से MBBS करने में ये तो नहीं हो जाता है कि आप जो हैं आलिम फाजिल हो गए। आपने काम वो किया जो जहालत है और इंसानियत के दुश्मन जो करते हैं। अब आप आइए इसके ऊपर, उन्होंने कौन सा जहर बनाने की कोशिश की? अरंडी का तेल और कैस्टर ऑयल सीड जिसको कहते हैं, उसमें रीसिन करके एक जहर होता है जो टेस्टलेस, ओडरलेस और ऐसा बिल्कुल कलरलेस पॉइजन होता है। और बताते हैं कि दुनिया में इससे ज्यादा घातक कोई जहर नहीं होता है। उद्देश्य क्या था? कि वहां के प्रसाद में मिला दे, जिससे कि जो वहां श्रद्धालु जा रहे हैं, प्रसाद खाने के बाद तुरंत उनकी मौत हो जाए। या पानी के सप्लाई सिस्टम में इसको डाल दें कि जो पानी पिए वो तुरंत खत्म हो जाए। आप ये समझ सकते हैं सुमित कितनी। अच्छा, उनकी जो पिस्तौलें थी कैसे आई? पाकिस्तान के ड्रोन से आई हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि अभी देखिए, गवर्नमेंट ने नहीं कहा कि ये चरमपंथी हमला है, सरकार ने नहीं कोई ऐसी घोषणा की है। सरकार केवल इस बात को बता रही है कि हम जब हो जाएगा तो जिन्होंने भी इसमें संलिप्तता रही है, जिन्होंने षड्यंत्र किया है, उनको हम नसीहत देंगे, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है। लेकिन जितनी चीजें हमारे आपके सामने आई हैं, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, चरमपंथी गतिविधियां हैं, जैशे मोहम्मद का हाथ है और प्रमाण आपके सामने आ रहा है। और चूंकि ये रियल टाइम डेवलपिंग स्टोरी है, अभी आप जो स्टोरी कर रहे हैं वो 3 घंटे में पुरानी हो जाएगी। नई बातें सामने आ रही हैं। तो जब पुलिस जब घोषणा करेगी तो इनकी पूछताछ और उससे जो और बरामदगियां मिलेंगी, आप खुद चौंक जाएंगे देख करके कि आखिर इस स्लीपर सेल आपकी नाक के नीचे बने।
3 टन आपने अमोनियम नाइट्रेट, 3 टन वो है जो आपकी ओक्लाहोमा ब्लास्ट हुआ था, जो बिल्कुल बिल्डिंग छितरा गई थी, उससे 1000 किलो ज्यादा इतना भंडारण इन्होंने कर रखा था। आपके बोलने के मुताबिक अगर इंटेलिजेंस फेलियर होता तो ये लोग इसको पकड़ नहीं पाते, इतने बड़े लेवल पे जो इनका प्लान था उसको जो है वो एक्सपोज नहीं कर पाते। बिल्कुल सही बात है। कुछ कुछ मुझे समानता मिल रही डे ऑफ द जैकॉल से। जैकॉल के पीछे लगे थे, जैकॉल पहुंच गया, गोली चला दी, राष्ट्रपति बच गए। लेकिन वहां तक तो बात थी कि यहां तक भी ये ठीक था। इन्होंने जब देखा कि सब इनके चेले चपाटे सब पकड़ गए हैं, AK-47 बरामद हो गया, तो ये भी टीवी देखते हैं और आप ऐसे पत्रकारों से संबंध भी रखते हैं, तो इन्होंने जब देखा कि जब मामला बिगड़ता जा रहा है और पुलिस हमें आज नहीं तो कल, जम्मू कश्मीर पुलिस को तो मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने कह दिया कि आप भाग सकते हैं, छुप नहीं सकते, यू कैन रन बट यू कैन नॉट हाइड। तो इसका मनोबल ये कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में इन्हीं के ऊपर मियाँ की जूती मियाँ के सिर पड़ गई और इन्होंने लगता है अदबदा करके गाड़ी चलाई, ई रिक्शा से लड़ाया और 3 घंटे पार्किंग लॉट में आपने खड़ा किया, पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल किया और जब आप चले, ये बताया जा रहा है कि मस्जिद की पार्किंग में खड़ा किया है। हाँ इमाम वगैरह से टच में थे, मस्जिद की पार्किंग में खड़ा किया, फिर लेकर के आप निकले, 6:48 में निकले, 6:52 पे ब्लास्ट हो गया। जाहिर है कि गंतव्य पे आप पहुंच नहीं पाए, क्योंकि अगर आपके सब कुछ तैयारी थी, आप वहां ले जाते जहां पर मैक्सिमम डैमेज और जनहानि हो सकती थी। ये तो आप समझ लीजिए कि जो जनहानि हुई है वो भी बहुत बुरी है और बहुत ही गंभीर और आपत्तिजनक है। लेकिन अगर ये अपने मंसूबे में हो जाते तो जितनी कैजुअलिटी हुई है आप समझ सकते हैं, कुछ कितनी भी भयावह सिचुएशन हो सकती थी, 50 से लेके 100 तक की मौतें हो सकती थी। वो समझ लीजिए कि परमात्मा ने रक्षा की और बचा लिया। जैसे अभी ऑफ कैमरा बता रहे थे मुझे कि ये कहीं ना कहीं ये 56 भोग खाने की तैयारी में थे, लेकिन 55 पकड़ा गया, एक रह गया तो सोचा कि एक ही खा लें इस पे, तो क्या बिल्कुल सही है, मैं यही कह रहा हूं कि 56 भोग की तो तैयारी थी इनकी और इनका पूरा असबाब भी आ गया, लेकिन दिखाई पड़ गया कि ये 56 भोग में जो आपके 55 भोग थे वो तो लगता है कि चले गए कहीं और, बचा एक, तो चलो जो कुछ भी हो वही खा पी करके खत्म कर दो। अच्छा। तो वही इन्होंने, लगता है जो मेरा कयास है, मेरा अनुमान है कि इन्होंने जिस जल्दबाजी में की, जल्दबाजी क्यों की, ई रिक्शा से लड़ गए ये, फिर उसके बाद 4 ही मिनट में आपने जो कुछ हुआ होना था 48 निकले, बड़े जल्दी ब्लास्ट हो गया। तो इससे ये संकेत यही जा रहा है कि ये एक ब्लास्ट एक्सीडेंटल ब्लास्ट हो गया। शायद इनके मंसूबे और ज़्यादा घातक ब्लास्ट करने के थे, तो बात वही है, दिल की अरमा आंसू में बह करके रह गया। हालांकि आंशिक उनको सफलता मिली, क्योंकि हमारे लिए प्रत्येक भारतीय की जान बहुमूल्य है। 9 की भी जो अपूर्णीय क्षति है वो अपूर्णीय ही है, और जो घायल है परमात्मा उनको लंबी उम्र दे, स्वास्थ्य प्रदान करे। अगला सवाल मेरा ये है कि जो आतंकवादी थे उनमें से एक का नाम डॉक्टर आदिल था, डॉक्टर मुजम्मिल था, डॉक्टर उमर था। ये तीनों जो थे डॉक्टर थे। अभी तक तो ये बोलते थे कि इनका माइंड वॉश होता है, ये पढ़े लिखे नहीं होते, ये गंवार होते हैं, और जो है ये कि इनका कोई धर्म नहीं होता। लेकिन ये तीनों के तीनों डॉक्टर थे, डॉक्टर के भेष में आतंकवादी बन के बैठे हुए थे, और ये पढ़े लिखे हुए थे। इनका माइंड वॉश करना आसान नहीं होता। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि आतंकवाद का कोई धर्म होता है, इसको मानते हैं या फिर नहीं होता है? और जो ये डॉक्टर बन के जो ये पढ़े लिखे हैं, तो आतंकवादी बने थे, तो ये कैसे कैसे बन गए? कि क्या इनको लगता है कि ये 72 होरे इनको चाहिए थे, या फिर क्या वजह थी? आप बताइए। देखिए, ये स्टेटमेंट मेरा नहीं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता है। ये एक निहित स्वार्थ वाले एक सेक्शन है, उनका ये कथन है कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता है। विश्व में जितनी भी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, और ये पुलिसिंग के इन्वेस्टिगेशन का ये पार्ट होता है। ये इसलिए नहीं, आपके माँ का नाम, आपके बाप का नाम, कितने भाई कितने बहन, आप किस जात के हैं और किस संप्रदाय के हैं, आप पता लगा लीजिए। विश्व में गूगल पे जाइए कि पिछले 25 साल में जो भी चरमपंथी घटनाएं हुई हैं, उनके मजहब क्या है, आपको सबकी ही सहभागिता मिलेगी। लेकिन 99% अगर एक ही धर्म के लोग चरमपंथी गति, क्योंकि कहा ही जाता है, तो नक्सलवादी जो है वो उनकी बिरादरी क्या होती है। फिर दूसरा तर्क ये आता है, तो क्या जो बजरंग दल है उनकी बिरादरी क्या है? तो बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा। तो नक्सलवाद ने कितनी हत्याएं की हैं वो भी देख लें, बजरंग दल ने कितनी हत्याएं की हैं, और इस्लामिक टेररिस्ट ने, ISIS ने, जैश ए मोहम्मद ने, हरकतुल अंसार ने, और जवातुल मोमिना जिसकी डॉक्टर शाहिदा है, वो तो अभी नया आउटफिट है उसकी मैं नहीं कहूँगा, लेकिन दुख्तारन मिल्लत जो कश्मीर वाली है, इनकी गतिविधियाँ क्या रही हैं। और इन सभी हत्याकांड का एक आप एक्सेल चार्ट बना लीजिए, और एक्सेल चार्ट बना लेंगे तो आपके निष्कर्ष चीख चीख के कहेंगे,
आतंकवाद का धर्म होता हो या न होता होगा, लेकिन ये क्या कारण है कि एक ही धर्म से 99% आतंकवादी आते हैं और ये समाज है। अभी लंदन के एक समाचार पत्र वाले आए थे तो उन्होंने ये कहा कि बताया ही जाता है कि माइनॉरिटीज़ के या मुसलमानों को पुलिस बहुत प्रताड़ित करती है और जेल में उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। उनका वो उत्तर प्रदेश में ही नहीं है, भारत में ही नहीं है। आप अगर अनुपात और प्रोपोर्शन चेक करें तो इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, हर जगह यही आलम है। तो बनिस्बत इसके कि ये कहें कि पुलिस तंग कर रही है और हिंदुस्तान में भी जो तकिया कलाम है, हमारे बेगुनाह नौजवानों को पुलिस तंग कर रही है, तो बेगुनाह नौजवानों को कंट्रोल में रखिए अपने मौलाना। और ये डॉक्टर साहबन जिनको आप कह रहे हैं कि ये कैसे बन गए, ये 4 मौलानाओं के साथ रेगुलर बैठकें करते थे, शोपियां से लेकर के फरीदाबाद का जो मौलाना था उसने इनको सपोर्ट सिस्टम दिया, इनको गाइड किया, इनको नेविगेट किया। ऐसा नहीं है कि इनके मुंह में दही, ये बहुत ही बेगुनाह नौजवान थे। पढ़ाई लिखाई होती है, लेकिन इस ऐसे पढ़े लिखे, इनसे कहीं ज़्यादा पढ़े लिखे एक महिला डॉक्टर थी, वो अमेरिका जाकर के भी यही हरकत कर रही थी। आप नेट पे देखिए, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, पाकिस्तान की रहने वाली महिला बायोकेमिस्ट थी और उसको शायद मिली 50 साल की सज़ा। तो अगर अमेरिका दे सकता है 50 साल की सज़ा, हमारे यहाँ भी ऐसे क्यों इतनी कृपा करें हम अपने ऊपर? हम क्यों पाए जो हमारे बच्चों का खून के प्यासे हो रहे हैं, जो हमारे नेताओं के खून के प्यासे हो रहे हैं, जो इनको बगैर 72 हुरों के जाना, हम लोग तो बड़ा दयालु समाज है हमारा, हमको उनको रोकना नहीं चाहिए। उनकी बेकरारी के चलते हमारे यहाँ भी 50, 60, 100 साल की सज़ा का प्राविधान होना ही चाहिए। और ये जिस दिन हम कर लेंगे, मैं तो वरिष्ठ नागरिक हूँ, मुझे अब खोने पाने के लिए अब कुछ नहीं है। आप लोगों की खैरियत के लिए मैं कहूँगा कि बिना दंड के राज्याधिकार नहीं चलता है। यह सुनिश्चित कर लीजिए कि आपने अगर ये सब किया, RDX, अमोनियम नाइट्रेट और ये AK-47, आप ये मान के चलिए कि आपका रास्ता 72 हुनों के लिए वाया जेल में होगा, वहीं अंतिम संस्कार होगा और वहीं आपका टिकट जहन्नुम का होगा और वहीं पर सब लोग यही कहेंगे बेस्ट ऑफ लक, जल्दी मिलिए जा करके और अय्याशी कीजिए जा करके। सर इतना ही नहीं है, जो मतलब कि इनको जो है पूरी तरीके से जो स्लीपर सेल्स होते हैं और जो इनकी कॉम होती है वो इनके सपोर्ट में होती है। इनको घर देने की बात करें, इनको रखने की बात करें, सहारा देने की बात करें, पूरी तरीके से ये लोग हेल्प भी करते हैं। मैं फरीदाबाद में भी गया था, वहाँ पे लोगों से बातचीत करा था, मुझे घर के बारे में पता चला तो उनसे बात करा था, मुझसे लड़ने को तैयार हो गए थे। वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, जो मुस्लिम लड़के थे, नौजवान लड़के थे, वो लड़ने को तैयार थे, कैमरे पे मार रहे थे। तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ बोलने की बजाय ये उनके सपोर्ट में पत्रकारों साथ में बदतमीजी करना, तो ये सब देख के क्या लगता है आपको कि ये पूरी तरीके से अपने कौम के लिए तैयार रहते हैं? अगर वो इस्लाम का बंदा है, अगर वो आतंकवादी भी है, लेकिन उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे, उसको छुपा के रखेंगे। आपको लगता है, आपकी तो बहुत बड़ी जर्नी रही है, डीजीपी रह चुके हैं, आपको भी ऐसा लगा था, कभी देखने में मिला था? मैं उसका कार्य करता कि आज आपको तय करना है आप किसके साथ हैं। जी। आप पुलिस और प्रशासन के साथ हैं, कानून के साथ हैं, या आप गुंडों के साथ हैं। अगर आप गुंडों के साथ हैं तो भी कह दीजिए गुंडों के साथ हैं, क्योंकि हमारे पास कानून के तमाम प्राविधान हैं। आप एक बार कह करके देखिए कि आप चरमपंथी के साथ हैं, चरमपंथी के साथ हम आपकी जोड़ी तोड़ेंगे नहीं। ये तो जाएंगे बड़े मियाँ, छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह, आप भी जाएंगे जेल और हल्के फुल्के चार्ज में नहीं जाएंगे, क्योंकि जब इतने बड़े आप पैरोकार, अलमबरदार और इतनी सहानुभूति और इतनी हमदर्दी है तो जेल में जाइए और एक साथ गम भरे नगमे कव्वाली गाइए वहां बैठ करके। बाहर रहने का कोई आपके लिए पर्पस नहीं है। पूरा कम्युनिटी आ जाएगा सड़कों पे बैठ के कव्वाली गाने के लिए। जब आ जाकर तो देखा जाएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, जो प्राथमिकता के पहले जो आएगा उसकी पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। और ऐसा नहीं, आपके साथ तो फरीदाबाद में हुआ है और यही अगर आप चले जाते, कहीं शोपियां चले जाते, मेवा चले जाते, तो ये और भी ज्यादा बुरा होता। लेकिन ये चीजें मैंने बहुत देखी हैं। जब अरेस्ट करने जाते हैं तो लोग कहते हैं नो गो एरियाज, हिंदुस्तान में ही नहीं लंदन कहते हैं नो गो एरियाज। तो ये आपके ऊपर है, नो गो एरियाज में आप नो गो रखेंगे या जा करके कहेंगे अब यहाँ पे बता दो, जिसने जो समझता है कि कानून से ऊपर है, आज तय हो जाए कानून ऊपर है या तुम ऊपर हो। अब आज इसका फैसला हो ही जाए आज, और ये हमेशा हमने किया जहां रहा हूं, आज इसका फैसला हो जाए कानून ऊपर है या तुम ऊपर हो। कानून से ऊपर न कोई था और न कोई होगा। ये आपने वैसे कई बार फेस किया होगा, थोड़ा बताइए उसके बारे में, क्या कुछ करते थे? तमाम आप मेरे पॉडकास्ट देख लो जा करके, वो चाहे कानपुर हो या कहीं पर भी हो। वो मालूम पड़ता है कि जब एक दफा उनको मालूम पड़ जाता है कि हंटर की चोट ऐसी पड़ेगी आप भूल जाएंगे सारा जज्बा। कहते हैं ना, ऐसा कहर आया कि आशिक इश्क भूल गए। समझ रहे हैं आप? ये इश्क का मजाज और गजल क्या होती है। महबूबा के कान में ऐसे अल्फाज कहिए जैसे हवा का एक झोंका कान को छूता हुआ चला जाए। ये मुलायमियत और वो वहां तक की उदारता तब तक चलती है जब तक मालूम पड़ा कि वहां पीछे कसाई नहीं खड़ा है। और हम किसी के दुश्मन थोड़ी हैं।
मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा भी कोई दुश्मन नहीं होगा। हमारा सीधा है, कानून और देश के खिलाफ अगर आपने कोई कार्रवाई की तो मिट्टी में मिला दिए जाओगे बच्चों। याद रखना, कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। और छाती पे मुंह वही बात है। नोगो एरियाज क्या होता है? हमारे इलाके में पीएससी कैसे लग गई? ये बताएं, आपका इलाका कौन सा है? क्या ताइवान में है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है? नहीं, वो हमारे यहाँ आज तक कभी पीएससी नहीं। ये गलतफहमी निकाल दीजिए। पीएससी हिंदुस्तान में कहीं भी जा सकती है, विदेश में भी जा सकती है, जहां सरकार चाहे। और ये मनमाने तरीके से अगर नक्शा आपने खींच लिया कि हमारे इलाके में, अब मैं बताता हूं, पीएससी वहीं रहेगी जहां जहां से पुलिस के ऊपर आक्रमण हुआ है, वहां पर चौकी भी रहेगी, वहां पिल बॉक्स भी रहेंगे और वहां पर मोर्चे भी बनेंगे। और मेरा चैलेंज है, आप आकर के देख लीजिए अगर आपको मटिया मीट न कर दिया जाए। आखिरी सवाल आपसे कि इसका बदला कैसे लिया जाए? मोदी जी ने तो बोल दिया बदला लिया जाएगा, जो भी पीछे षड्यंत्र था उनको छोड़ा नहीं जाएगा। तो क्या ऑपरेशन 2.0 करने को तैयार है भारतीय सेना और सरकार को करना चाहिए इस पे? ऑपरेशन ऑपरेशन सिंदूर की बात। हाँ, मैं ऑपरेशन सिंदूर 2 तो छोड़ दीजिए। इस वक्त आपको एक मिसाल कायम करनी चाहिए, और जैसे मिसाल इजराइल ने कायम की है। आपने जो प्रश्न किया है वो अकेले भारत की समस्या तो है नहीं, पूरे विश्व की समस्या है। अगर विश्व की समस्या है तो इंटरनल जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया कहाँ है? तो अगर आप कहेंगे इजराइल और चीन, तो आप उनसे सीख लीजिए। हम तो दुश्मनों से भी सीखते हैं, हम चीन से भी सीखेंगे, हम इजराइल से भी सीखेंगे, रोमानिया से भी सीखेंगे। सबका एक तो आइडेंटिफिकेशन, जो सीए का हम नहीं दिखाएंगे पर्चे, हम एनआरसी नहीं होने देंगे। क्यों? चोर की दाढ़ी में तिनके ही तिनके नहीं, झाड़ ही झाड़ है, सबकी चिन्हित होंगे। सीसीटीवी स्मार्ट होगा, जो सिंगापुर में चिन्हीकरण होता है। और अगर होता है तो जैसे अमेरिका का पेट्रियट्स एक्ट है, वैसे ही भारत में जो हमारा यूएपीए है, सजाए मौत तो है ही है, लेकिन 50 साल से लेकर 100 साल तक की कैद का भी प्राविधान होना चाहिए। एक चीज, अब घर में घुस के मारने की बात है, तो भाई ये देखिए, आपसे मैं फिर सवाल पूछ रहा हूं, अब मैं अपनी तरफ से भी बोल रहा हूं। आप कहेंगे आप तो बुजुर्ग हो ताऊ, आप तो कही दोगे। मैं चाहता हूं कि एक बार उनका, हमारे पास न्यूक्लियर पावर है भाई, है तो है, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन आप रोज आकर के इस तरीके के चाकू भोंके 9-10 लोगों को मारते रहें, हमारे बच्चे चैन से घर न जा सकें, दफ्तर से घर ना आ सकें, हमारे बच्चे, हमारा परिवार सफर न कर सके और भय में जीते, तो एक बार फिर फैसला हो ही जाए इस पार उस पार का। हम हर तरीके की क्षति झेलने को तैयार हैं। मैं अपने बारे में कह रहा हूं, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आप कह सकते हैं आप तो बुजुर्ग हो, आपने तो जिंदगी देख ली। लेकिन जब मैं आपकी उम्र का, तब भी मेरा यही जज्बा था कि एक बार इसका फैसला हो ही जाए कि ये आतताई रहेंगे या मैं रहूंगा, क्योंकि अब वो समय आ गया, अब दोनों नहीं रह सकते हैं। और देश को भी चाहिए कि आप जितने भी नागरिक हैं, प्रत्येक नागरिक पुलिस अधिकारी है बिना वर्दी के, और बिना वर्दी के पुलिस अधिकारी के जो कर्तव्य हैं, सूचना तंत्र को मजबूत करें। संदिग्ध चीजें जैसे फरीदाबाद में गाड़ी का खड़ा होना, गाड़ी का इस तरीके से बता देते तो ये चीज नेस्तनाबूद हो सकती थी। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए और लोगों को समझाने के लिए कि इस तरीके से घटना है। उम्मीद है कि ऐसी घटना दोबारा ना घटे। आप आखिरी में जनता को और लोगों को क्या कहना, जो उस कम्युनिटी को क्या कहना चाहोगे जो इनको सपोर्ट करते हैं? सबसे पहले जनता को जागते रहो। भारत एक वो देश है जिसके ऊपर जिसने भी कभी कुदृष्टि उठाई वो मटिया मेठी हुआ। प्रत्येक नागरिक पुलिस अधिकारी है सादे वस्त्रों में, और पुलिस के जो कर्तव्य है, कोई भी चीज संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु हो तो उसकी सूचना 112 के ऊपर सबसे नजदीक के थाने में जरूर दें, अपने अधिकारियों को समझे। ये दुर्घटना बच सकती थी अगर फरीदाबाद में जहां भंडारण हुआ, जहां मकान किराए पर दिया गया, सहारनपुर में जो डॉक्टर गया जहां प्रैक्टिस की, अगर जनता ने शिकायत कर दी होती, पुलिस ने आक्रामक होकर कार्रवाई कर दी होती, तो ये 9 लोगों की जानें, मेरा अपना मत है, बच सकते थे। जागरूक रहें, सतर्क रहें, और मैं यही कहूंगा जागते रहो। थैंक यू सो मच सर। उम्मीद है आपको भी समझ में आया होगा जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं इंटेलिजेंस फेलियर पर, और सब पुलिस के ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर मैं विक्रम सर के पास आया था, इनसे बातचीत करी और इनसे बारीकी से समझना चाहा कि इसमें गलती किसकी है और क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर था या फिर नहीं था, या फिर कोई बड़ा धमाका होने वाला था देश के अंदर, बड़ा ऐसा कोई फैसला ले लिए थे आतंकवादी जिससे जो है देश को दहलाया जा सकता था, लेकिन हमारे इंटेलिजेंस ने, हमारे अधिकारियों ने उसको बचा लिया। आपकी क्या राय है कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।